हेलो एवरीवन। आज की कहानी काफ़ी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लीजो की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक होटल के कमरे में पाती है, और वो भी एक मस्त-मस्त बंदे के साथ। वो फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि कल हुआ क्या था। कल एक्चुअल में वो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करके अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड जी के साथ मस्त मज़े कर रही थी। और फिर वो यहाँ पहुँच जाती है। वो सोचती है कि उस लड़के के जगने के पहले वो वहाँ से खिसक लेती है, लेकिन तभी ज़ेंग, जो कि इस कहानी का हीरो है, वह जग जाता है। वो यहाँ पर इसे छेड़ते हुए कहता है, अरे बिना हाय हेलो बोले चली गई। ली जो पीछे मुड़ के देखती है कि वो लड़का कौन है, तो वो देखती रह जाती है। एक्चुअल में वो कोई और नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। कुछ साल पहले दोनों एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कुछ होता है कि दोनों अब अलग हो चुके थे। और कल पार्टी के बाद जब लीजू अपने फ्रेंड जी के साथ लौट रही होती है, तो वो नशे के होने की वजह से जेंग को पहचान नहीं पाती है कि वो इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। और वही यहाँ पर जेंग को प्रोवोक करती है उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। अब जेंग भी यहाँ पर उसे मना नहीं करता है। अब आज सुबह जब वो उससे इस बारे में बात करना चाह रहा था, तो जेंग काफ़ी एम्बेरस थी। वो उससे कहती है कि कल जो कुछ हुआ वो उसने नशे में किया, और वो इस बात को एक वन नाइट स्टैंड समझ करके भूल जाए, लेकिन जेंग उसे छोड़ने नहीं वाला था। वो उसे कहता है, अपने एक्स से रियूनियन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारा। लीजू से कहती, हाँ बट अफसोस तुम्हारा परफॉर्मेंस कल बहुत ही बेकार था। वो उससे कुछ पैसे ऑफर करके वहाँ से जाने लगती है। जेंग को ये चीज़ बुरा लगता है, वो उससे कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन लीजू उसे भावे नहीं देती है। वो उससे चिल्लर पकड़ाते हुए कहती है, रखो उसे, जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस था ना, तुम यही डिजर्व करते हो, एंड आई होप कि हम दोनों कभी दोबारा ना मिलें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसी वो घर जाती है, वहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटलाइज है, और उनकी एक्स वाइफ भी वापस आ चुकी है, और जो उनके एक्स वाइफ से बेटी है, बच्चे लोग, वो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी पे दावेदारी कर रहे हैं। तुम्हें किसी एक ढंग के लॉयर को ढूंढना होगा जो कि तुम्हें तुम्हारे हक की प्रॉपर्टी को दिला सके। उसकी मॉम यहाँ पर जेंग को सजेस्ट करती है, क्योंकि जेंग शहर का सबसे बड़ा लॉयर है, और वो अब तक कोई भी केस नहीं हारा है। लेकिन लीजू अब जेंग से दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। वो अपने मॉम को मना कर रही थी कि नहीं, वो कोई और लॉयर हायर कर लिए, लेकिन उसकी मॉम समझाती है कि नहीं, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, और उसका हमारा केस लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ उसे कन्विंस करो कैसे भी करके, नहीं तो फिर हम लोग रोड पर आ जाएंगे। अब वो अपने मॉम को क्या ही बताए कि वो क्यों जेंग से नहीं बात करना चाहती है, बट लास्टली उसे अपनी मॉम की बात सुनते हुए जेंग से बात करने के लिए जाना पड़ता है। वो उसके ऑफिस में जब उससे इस केस के बारे में जाती है बात करने के लिए, तो जेंग कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहा था। वो उसे कहता है, अरे अभी कुछ घंटों पहले तो तुमने मुझसे कहा है कि तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहोगी, और यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। लीजो उसे कहती है कि एक्चुअली मैम, मैं तुम्हें यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आई हूँ कि तुम मेरे लिए मेरा केस लड़ो, वरना मैं सच पर बैंकरप्ट हो जाऊंगी, मैं रोड पर आ जाऊंगी। जेंग कहता है, मुझे उससे क्या, वैसे भी हम दोनों के बीच वैसा कुछ रिलेशन नहीं है, और मैं तुम्हारे केस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ने वाला। अब लीजो यहाँ पर कैसे न कैसे जेंग को करके मनाने का कोशिश करती है कि वो उसके लिए केस लड़ने के लिए मान जाए, क्योंकि कहीं न कहीं लीजो को भी पता था, जेंग अगर ये केस उसका लड़ता है तो वो ज़रूर ही जीत जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि जेंग यहाँ पर उसके लिए केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आके कहता है कि लीजो का सौतेला भाई जेंग से मिलने के लिए आया हुआ है। अब लीजू वहाँ से जा रही थी जेंग को ढूंढते हुए, तो कुछ गुंडे लोग यहाँ पर उस पर अटैक कर देते हैं। अब लीजू अकेली लड़की उन लोगों से लड़ नहीं पा रही थी, लेकिन थैंकफुली यहाँ पर जेंग आकर के उसे सेव करता है। गुंडे लोगों को पिटाई करने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उन गुंडे लोगों को कोई और नहीं, लीजू के सौतेले भाई ने ही भेजा है। गुंडे लोगों के फरार होने के बाद वो लीजू को चेक करने जाता है कि वो ठीक तो है ना। लीजू कहती है, हाँ ठीक है, मुझे चोट नहीं लगा है। अब जैसे कि तुम देख रहे हो कि मेरा सौतेला भाई कितना बदमाश है, वो इसी तरीके से मुझ पर अटैक कराते रहेगा जब तक कि ये प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो जाए। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है, तो तुम मेरा केस क्यों नहीं लड़ लेते हो। लेकिन जेंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अब लीजो उसे कितना भी मनाने का कोशिश कर ले, वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। लीजो चोट लगने की एक्टिंग करती है, तो वो फिर उसे देखने के लिए आ जाता है। लीजो एक्टिंग कर रही है ये जान करके वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है।
लीजू सोचने लगती है कि एक तो उसने खुद ही मुझसे ब्रेकअप किया और जब मुझे सच में काम की ज़रूरत पड़ रही तो मेरा हेल्प भी नहीं कर रहा। कितना ज़्यादा क्रूएल इंसान है यार। अब वो तो गुस्सा करके चले जाता है। लीजू के लिए मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से ज़ेंग को कन्विंस करे, क्योंकि बेटा अगर उसने ये केस नहीं लड़ा तो लीजू तो गई। यही सोचते हुए वो घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी मॉम पैकिंग वैकिंग करके कहीं निकल रही है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिंग माना? टीशू कहती है नहीं, बहुत ही अड़ियल इंसान है, वो तो उसका केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? तो उसकी मॉम उसे बताती है, मैं तो चली अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ, उसने मुझे वर्ल्ड टूर पर ले जाने के लिए बोला है। लीशु कहती है मॉम, अभी डैड हॉस्पिटल में है और आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड्स नहीं है? मैंने तो सिर्फ पैसे के लिए उनसे शादी किया था और उन्होंने भी मुझसे अपना फ़ायदा निकाल लिया है। तो बेहतर होगा कि मैं अपना फ्यूचर सोचूं और तुम जैंग से बात करने के लिए जाओ। यही बात सोचते हुए लीजू वापस से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का बैंड बजा करके पहुंच जाती है जैंग के ऑफिस में और वो ज़बरदस्ती उसके ऑफिस में एंटर करके उससे प्यार मोहब्बत जताने लगती है। वो समझ गई थी कि यहाँ पर बिजनेस का फ़ायदा दे करके तो कुछ होने नहीं वाला। तभी यहाँ पर जैन का सेक्रेटरी बताता है कि लीजू का सौतेला भाई उससे मिलने के लिए है। अब लीजू जल्दी से उसके चेयर के पीछे छुप जाती है। उसका भाई उसका कोट देख करके पहचान जाता है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो जानता नहीं है। फिर वो यहाँ पर जैन को ऑफर करता है अपने साथ बिजनेस करने के लिए। वो कहता है देखो, लीजू को तुम भी पसंद नहीं करते हो, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, मैं जानता हूँ, और मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूँ। हमें एक मौका मिला है, क्यों ना हम लोग उसके हिस्से की भी प्रॉपर्टी अपने में बँटवारा कर ले। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जिस टाइप की लड़की पसंद हो बताओ, मैं वो तुम्हारे लिए ऑफ़र करने के लिए तैयार हूँ। अब लीजो यहाँ पर उसके भाई सॉरी ज़ेंग यहाँ पर लीजो के भाई को इस तरीके से शो करता है जैसे कि वो उसके साथ बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर लीजो को इस तरीके से चिढ़ाने के लिए कर रहा था। हालाँकि उसने लीजो के भाई को कोई गारंटी भी नहीं दी थी कि वो उसका केस लड़ने वाला है। लेकिन उसके भाई को लग रहा था कि शायद वो उसके साथ है, तो चलो अच्छी बात है। इतना अच्छा लॉयर अगर वो उसके साथ रहेगा तो फिर तो वो केस जीत ही जाएगा। वो खुशी-खुशी वहाँ से ऑफ़िस से चला जाता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगा तो फिर वो उसके लिए प्रॉफ़िट लेकर के आएगा। बाहर जाकर के वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है कि लीजो कहाँ है? उसे डाउट था कि वो भी जेंग से मिलने के लिए आई है। उसके जाते ही लीजू बाहर आती है और ज़ेंग को कहती है, धोखेबाज इंसान, तुम अब मेरे सौतेले भाई के लिए केस लड़ोगे? ज़ेंग कहता है हाँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जिस काम में फ़ायदा होगा वो तो मैं करूँगा ना। तो तुम मुझे ऐसा क्या फ़ायदा ऑफर कर रही हो जिस वजह से कि मैं तुम्हारे साथ वो केस लड़ूँ? लीजू कुछ समझ नहीं आता है। वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, उसकी बेस्टी से मिलने के लिए कॉल करती है ताकि वो लोग पार्टी करने के लिए जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके भाई को पता चल जाता है कि लीजू एक्चुअल में जिंग से मिलने के लिए आई थी। लीजू जैसे ही घर पहुँचती है उसे कुछ बदमाश लोग आ करके उसे किडनैप करके लेकर के जाते हैं। और अब इससे बात है कि उसे किडनैप कराने वाला कौन होने वाला था ये तो हमें अच्छे से पता है। यहाँ पर जब लीजू को होश आता है तो वो देखती है कि ये बदमाश लोगों ने उसे पकड़ के यहाँ रखा हुआ है। वो लोगों को अच्छा खासा पेमेंट इसके बदले मिलने वाला था। लीजू कहती है कि जितना पैसा तुम्हें वो इंसान दे रहा है जिसने कि मुझे किडनैप करवाया है, मैं डबल पैसा तुम्हें दिला सकती हूँ। एक बार बस मुझे मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र को कॉल करने दो। और वो यहाँ पर ज़ेंग को कॉल करती है, वो उसे कोड वर्ड में बोलती है। ज़ेंग समझ जाता है कि लीजू खतरे में है, बट फ़िलहाल तो वो उस किडनैपर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है ताकि तब तक वो लीजू को हर्ट ना करे। पैसे मिलने के बाद वो किडनैपर का इरादा बदल जाता है। वो यहाँ पे लीजू के साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश करता है तो लीजू कहती है, अरे रुको, मैं खुद ही तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड हूँ रोमांस करने में, मेरे हाथों को तो खोलो। वो बहाना करके जैसे ही अपना हैंड ओपन करवाती है, इसके बाद वो किडनैपर लोगों को सबक सिखाने लगती है। लेकिन वो लोग 2 लोग थे और लीजू यहाँ पर हार रही होती है। थैंकफुली वहाँ पर जंग पहुँच जाता है और वो लीजू को सेव कर लेता है। उसके साथ-साथ यहाँ पर उसका सेक्रेटरी और लीजू जैंग का डॉक्टर फ्रेंड वो भी आया हुआ था। वो दोनों यहाँ पर लीजू को सेव करके हॉस्पिटल के लिए लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वो यहाँ पर लीजू का ट्रीटमेंट कर रहा था।
उससे बातों-बातों में कहती है कि जिन के घर के पास का उसका जो घर है वो उसे चाहिए। वो कहता है मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे सेल नहीं करने वाला। प्यार से तो लीजू पहले उसे रिक्वेस्ट करती है, वो ज़ेन के पास रहेगी तभी तो उसे पटा पाएगी। लेकिन जब वो मना कर रहा था तब वो कहते देखो मैं तुम्हें फँसा भी सकती हूँ, अगर मैं चिल्ला दूँ तो फिर तुम फँस जाओगे कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। तो वो यहाँ पर लीजू को लास्टली वो घर देने के लिए रेडी हो जाता है। लीजू लीगली उस घर को खरीद रही थी, थोड़ा-सा वो जानबूझ करके यहाँ पर भाव मार रहा था। यहाँ पर ज़ेंग और ज़ी दोनों साथ में आते हैं। ज़ी ज़ेंग से काफ़ी गुस्सा रहा करती थी क्योंकि उसने लीजू से पहले ब्रेकअप कर लिया था और वो अब ज़ेंग और लीजू के रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। यहाँ पर लीजू को इंजेक्शन दिलाना था लेकिन उसे इंजेक्शन से डर लगता था, तो ज़ेंग उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो ज़ी को समझाता है आई थिंक कि हमें उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ज़ेंग लीजू को अपने घर लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि तुम बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। लीजू जानबूझ कर के यहाँ पर ज़ेंग को छेड़ रही थी और फिर लास्ट में कहती है देखो बेटा, मैं ना यहाँ पर तुम्हारी कंपनी के नीचे किडनैप हुई हूँ, तो तुम्हें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ज़ेंग कहता है ठीक है, तुम आराम करो, मैं इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन तुम्हें जल्दी ही देने वाला हूँ। और हमारा इस ड्रामा का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो पार्ट 2 में ज़रूर आना। कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में। कीप वॉचिंग।